नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद आम लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव नजर आएगा। अब संतान की मृत्यु होने पर माता पिता को भी उसकी चल अचल संपत्ति में हिस्सेदारी देखने को मिलेगी और साथ ही वरना अभी जो उत्तराधिकार कानून है उसके तहत पति की मृत्यु के बाद बैंक बैलेंस, संपत्ति आदि पत्नी को ही मिलती है। इससे माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। यह विसंगति यूसीसी आने पर समाप्त हो जाएगी। जी हां, अब यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट हाल ही में सरकार को सौंपा गया है। ये ड्राफ्ट अंग्रेजी में है और अब इसे अनुवाद के साथ विधि और न्याय विभाग के समक्ष तकनीकी समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद सरकार मंत्रिमंडल की बैठक कर यूसीसी को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी कर सकती है और साथ ही लागू होने की तिथि की भी घोषणा यहां पर की जा सकती है। यह ड्राफ्ट अब 2 वॉल्यूम और 4 हिस्सों में है। आपको बता दें कि एक वॉल्यूम में 200 और दूसरे में 410 पन्ने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि वह लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं उससे भी मुख्यमंत्री खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उत्तराखंड में जो थूकने की घटनाएं सामने आ रही हैं उनको लेकर ये कहा है कि ये सारी घटनाएं खुद बीजेपी करवा रही है। बीजेपी के एजेंट ये काम कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ये प्रायोजित एक एजेंडा है। ये आज तक क्या निश्चित रूप से भाजपा के लोग करा रहे हैं। ये भाजपा के एजेंट हैं, ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, ये फिक्स किए गए हैं लोग बाग। आप एक काम करो, हम कौन आदमी ऐसा था जो उसी का फोटो लेने के लिए वहां पर बैठा हुआ था? क्या उसी की दुकान थी? दूसरी दुकान में क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा आरोप है ये और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये भाजपा का, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं प्रदेश के उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके की निम्न स्तर की हरकत में आई है। हरिद्वार जिला कारागार से फरार हुए 2 कैदी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। हालांकि भागने में कैदियों की मदद करने वाले उनके मददगारों पर हरिद्वार पुलिस शिकंजा कस रही है। अब दोनों की मदद करने के मामले को लेकर सिडकुल पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने जेल से फरार कैदियों को भागने के लिए मोटरसाइकिल और पैसे देकर मदद की थी। इससे पहले पुलिस ने फरार पंकज के मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया था और एसआईटी फरार कैदियों की खोजबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आईजी रेंज की ओर से दोनों फरार कैदियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। तो जेल से फरार हुए थे कैदी और जिन्होंने भगाने में मदद की थी उन्हें अब लगातार पुलिस पकड़ती नजर आ रही है। 2 और मददगार गिरफ्तार हुए हैं और ये दोनों वही मददगार हैं जिन्होंने जिला कारागार से कैदियों के भागने में मदद की थी। मोटरसाइकिल और पैसा मुहैया कराया गया था इनकी तरफ से। हालांकि अभी फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल ब्रेक के करने के बाद जो अभियुक्तगण द्वारा जिन भी लोगों को उनको प्रश्रय दिया गया और उनको भागने में उनकी मदद की गई, इसी चेन में कल 2 अन्य अभियुक्तों को भी जेल में भेजा गया है और इसमें जो भी लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं और जो उनको प्रश्रय दे रहे हैं या उनको भागने में मदद कर रहे हैं, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लगातार हम लोग उनके पीछे हैं और जल्दी ही हम इन लोगों की अरेस्टिंग भी करेंगे। पर मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बात कहना चाहूँगा, इन लोगों की जो भी मदद करेगा या किसी भी प्रकार से जो भी इनकी हेल्प करने की कोशिश करेगा या हेल्प आउट करेगा, उसको हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ। 3 मददगार अभी तक पकड़े जा चुके हैं। अन्य जो भी लोग इनके संपर्क में आए हैं या आ रहे हैं वो भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। जल्दी हमारे पास अहम सुराग हमारे पास अभी मौजूद हैं। हम लोग जल्दी ही इनकी अरेस्टिंग भी करेंगे और इसमें जो भी लोग इनकी मदद करेंगे उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 4 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन आयोजित इस चैंपियनशिप में पंजाब पुलिस, रेड आर्मी और रेलवे समेत 10 बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और साथ ही कहा कि खेलों से मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होते हैं और इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में छोटे खिलाड़ियों को बड़े खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होने से जब बड़े खिलाड़ी किसी खेल में आते हैं तो उदयमान खिलाड़ियों को उससे एक प्रेरणा मिलती है और वो खिलाड़ी अपने जीवन में बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सफल होते हैं। दूसरा, खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके अंदर सकारात्मकता, रचनात्मकता, आगे बढ़ने की भावना, अनुशासन को समझना, ये सारी चीज़ें एक ऐसा खेल इसका माध्यम है। और जो सबसे बड़ा इसमें मैंने आपसे कहा कि खेल में कोई खिलाड़ी कितना कमज़ोर खिलाड़ी हो, कभी भी वो हारने के लिए नहीं खेलता। तो जीतने की भावना यानी कि आगे बढ़ने की भावना खेल देता है और इससे निश्चित रूप से बच्चे जहाँ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं वहाँ उनके अंदर जीवन में आगे बढ़ने की एक जील भी पैदा होती है। माननीय वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, और मैच अभी हमारे बीच में शुरू हो चुके हैं, शुभारंभ हो चुका है। आर्मी की टीम है, चंडीगढ़ की टीम है, पंजाब पुलिस है, आयकर विभाग की टीम है और नॉर्थर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है। इस प्रकार देश भर से 10 टीमें टोटल प्रतिभाग कर रही हैं। उनका उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य तो है ही है और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी प्रतिभावान खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें। तो आपको स्वयं देखने को मिल रहा है, भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी क्या है कि आज पहला दिन है तो हमारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं किस तरीके से हैं, वो आपने स्वयं अपने हाथ से देखी। तो वहीं जसपुर में राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई के चुनाव में अमित यागी दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों ने विजयी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराकर उन्हें प्रमाण पत्र दिए। इसके बाद समर्थकों ने जुलूस निकालकर जश्न भी मनाया। ढोल नगाड़ों के बीच नगर में जुलूस निकालकर मिठाई बांटी गई। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित यागी ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव हुआ है। शिक्षकों के जितने विलंबित प्रकरण हैं, शिक्षकों की समस्याओं को जल्द उच्च स्तर पर रखकर उनके समाधान किए जाएंगे। ट्रांसफर नियमावली का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। समूह के जितने भी लंबित प्रकरण हैं, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक लंबे समय के बाद जो है उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव संचालित हुआ है और ये चुनाव होना शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जीत है। इससे संगठन अस्तित्व में आ चुका है और अब हमारी जो भी समस्याएं शिक्षकों की हैं उन्हें हम उच्च स्तर पर उठाएंगे जिससे जल्द से जल्द शिक्षकों की समस्याएं समाप्त हो सकें। ट्रांसफर नियमावली के लिए हमारा यही कहना है कि जो एक्ट आपने बनाया है उसी के अनुसार कार्य करें। दरअसल देखने में ये आता है कि एक्ट का बहुत बड़ा उल्लंघन भी होता है। हमारी यही मांग रहेगी कि एक्ट के अनुसार ही काम करें। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आश्रम से लापता महंत गोविंद दास की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आश्रम की संपत्ति हड़पने के लिए 4 आरोपियों ने महंत की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया। हालांकि अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस मुख्यालय रोशनाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम की सराहना करते हुए एसएसपी ने उन्हें 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस की जांच में पाया गया है कि जून 2024 के बाद से आश्रम में एक नया बाबा राम गोपाल नाथ रह रहा था, जिसके बाद से लगातार जो आशंका है वो बनी हुई थी, जिससे पहले कभी देखा नहीं गया। इसलिए भी आशंका और ज्यादा गूढ़ हो गई थी। कड़ी पूछताछ के बाद राम गोपाल नाथ ने स्वीकार किया है कि आश्रम की संपत्ति के लालच में महंत गोविंद दास की हत्या कर दी गई। जो महाजून से गायब चल रहे थे। हालांकि जो उनकी जगह पे जो बाबा वहाँ बैठे थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि वो यहाँ से अयोध्या गए हैं और यही उनके द्वारा प्रचारित किया जा रहा था। इसी बीच उनके एक पूर्व अनुयायी द्वारा पुलिस को 17 तारीख को एक कंप्लेन दी गई, जिससे उनके द्वारा बताया गया कि महाजून से बाबा यहाँ पर नहीं हैं
इसमें तक हमारे एसओ कनखल और सीओ सिटी और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को करते हुए, कार्य करते हुए, वहाँ पर जो बाबा बैठे हुए थे राम गोपाल जी, उनसे जब पूछताछ की गई तब सारी चीज़ें सामने आई। इसका इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अशोक, जिसके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से ले जाके उनकी हत्या करना और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बैठाना, ये उनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य अभियुक्तों की भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जल्दी अन्य इसमें अरेस्टिंग्स भी की जाएंगी। मेडिकल स्टोर्स पर नशे की दवाइयों की बिक्री किए जाने की शिकायत के बाद ड्रग्स विभाग हरिद्वार में लगातार मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर रही है। औचक छापेमारी की सूचना के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों पर हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर स्वामी स्टोरों पर ताला लगाकर फरार हो गए। मंगलौर कस्बे में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ मिलकर आलम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और नारकोटिक्स दवाइयां बरामद की गई। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मौका पाकर फरार हो गया, तो वहीं ड्रग्स विभाग के सभी प्रतिबंधित दवाइयों को कब्जे में लिया। आपको बता दें कि साथ ही साथ ड्रग्स विभाग मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने में भी जुट गई है। क्षेत्र का और चुड़ियावाला और उसके अलावा जो है तेजूपुर में विजिट किया गया और तत्पश्चात जब मंगलौर में जो है यहाँ की टीम है, पुलिस टीम और एसएचओ अरुण कुमार जी यहाँ पर हैं और उनके साथ यहाँ पर छापेमारी की गई है। हालांकि बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी है और एक मेडिकल स्टोर है नीचे आलम मेडिकल स्टोर, जिस पर कि मेडिकल स्टोर पे 2 बच्चे संचालन करते हुए पाए गए और मेरे द्वारा जब घर का पूरा जो शिकायत हमें मिली थी उसके आधार पर घर का निरीक्षण किया गया तो इनके 3rd फ्लोर पर एक कमरा था जहाँ पर जो है हमारे द्वारा खुलाया और वहाँ से जो है भारी मात्रा में नारकोटिक दवाइयाँ मिली हैं, जो कि इंजेक्शन भी हैं, टैबलेट भी हैं और वो जो दवाइयाँ सारी हैं वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जा सकती हैं। और दूसरा उसके लिए जो है नारकोटिक जो दवाइयाँ हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता है और जो मेडिकल स्टोर वाला संचालक है वो फिलहाल यहाँ पर से अभी गायब है। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी के टचिंग ग्राउंड में रखे लाखों टन कूड़े में आग लग गई। अज्ञात लोगों की तरफ से लगाई गई आग के बाद पूरे इलाके में दुर्गंध और धुआं ही धुआं नजर आया, जिससे कि आसपास के इलाके में सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में घटना की जानकारी नगर आयुक्त को दी गई। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने आग बुझाने के लिए नगर निगम के वाहनों के अलावा फायर ब्रिगेड से भी मदद मांगी। हल्द्वानी मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया है कि जिन लोगों ने भी टचिंग ग्राउंड में आग लगाई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी और 1-2 दिन के भीतर आग पर काबू पा लिया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। यहाँ पर लाखों टन कूड़ा पड़ा हुआ है जिसमें आग लगा दी गई। इसके बाद पूरे इलाके में एक धुएं की चादर जो है वो देखी जा सकती है। दुर्गंध फैली हुई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहरीले धुएं के साथ अब जो ये आबो हवा है वो बिल्कुल ख़राब इस समय नज़र आ रही है, क्योंकि लाखों टन यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ था जो कि अब सुलग रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि ये आग जो इस लाखों टन कूड़े में लगाई गई है अज्ञात लोगों की तरफ से, वो कब शांत होती है और इन लोगों को कब पकड़ा जाता है। ने आज या कल आग लगा दी है और इस कारण से कूड़े के ढेर में आग लग गई, इससे आम जनमानस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम वहाँ पर विज़िट किए हैं आज और हमने देखा कि हमारे टैंकर्स लगे हैं लेकिन और टैंकर्स की आवश्यकता है, इसलिए हमने जो फायर डिपार्टमेंट है उसमें सीएफओ साहब से बात करके और टैंकर्स की व्यवस्था के लिए कहा है, वो भिजवा रहे हैं। इसके अलावा निगम भी अपने जितने टैंकर्स हैं वो सारे वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है वहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई जाने की, तो हमारे कैमरे की लाइन भी काट दी है असामाजिक तत्वों ने, तो उसको भी आज हम लोग ठीक करवा करके दोबारा से करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में हम लोग आग को पूर्णतः काबू पा लेंगे और लोगों को जो असुविधा हो रही है उसको हम लोग रोक पाएंगे। तो वहीं हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र के राजपुरा गांव में प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए मजार पर बुलडोजर चला दिया है। आपको बता दें कि एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मजार को ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया था जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहा था। तो वहीं प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसे निर्माणों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जिस वक्त मजार नुमा अवैध इमारत को गिराया गया उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति न हो जो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती नजर आए और साथ ही मौके पर विभाग के बड़े अधिकारी भी उस समय मौजूद रहे।
अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में एक पुनर्वास विभाग की जगह थी, मीरपुर गांव है हरिद्वार तहसील में, तो वहां पर लगभग 0.97 हेक्टेयर ज़मीन थी। तो उसमें से लगभग 2 बीघे ज़मीन पे, वास्तव में ये ज़मीन तो किसी ज़माने में ये यूपी सिंचाई की थी, उन्होंने कृषि के पट्टे दिए थे, वो अस्थायी पट्टे थे, कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो गए थे। तो समाप्त होने के बाद नियमित तरीके से उसमें कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर 2 बीघे में लगभग तैयार कर लिया गया था। तो पुनर्वास विभाग की जगह थी, पुनर्वास निदेशक का भी अनुरोध आया था इसके अंतर्गत कि हमारी ज़मीन खाली कराई जाए। तो उसी के क्रम में इनको नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया था और उन्होंने वादा भी किया था कि समय से हटा लेंगे उसको, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। तो इसी के क्रम में आज चूँकि वो अवैध अतिक्रमण था तो उसमें विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसको हटाया गया मौके से, पुलिस प्रशासन के द्वारा संबंधित विभाग का सहयोग लेते हुए हटाया गया। NH की नेशनल हाईवे 109 में अब क्वारब के पास पहाड़ी दरकने से यातायात प्रभावित होने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने दिवाली से पहले मार्ग दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मनोज तिवारी ने कहा कि क्वारब पुल में निर्माण के समय केंद्र और राज्य की सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण आज क्वारब में पहाड़ियां दरक रही हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि दीपावली में सड़क बंद होती है तो ऐसे में व्यापारियों को भारी नुकसान होगा और साथ ही व्यापारियों को सड़क नुकसान होने पर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। जो क्वारब में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल है और वो पुल के निर्माण होने के पूर्व और बाद आज भी लगातार ऊपर से भूस्खलन हो रहा है और बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। लेकिन ये बड़े दुखद विषय है कि राज्य निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं या प्रदेश सरकार, ये केंद्र सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझी और आज बहुत यात्रा मार्ग बाधित हो रहा है, क्योंकि वो हमारे पहाड़ की लाइफलाइन है। वहाँ से बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के लोग जाते हैं और ये दीपावली का पर्व है जब पूरा उस मार्ग से हमारे यहाँ के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ के यात्री प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं राजस्व में भी हानि हो रही है। और लगातार कहने के बाद भी सरकार ने इसको संज्ञान नहीं लिया। हमारी मांग है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ के माननीय सांसद जी, जो यहाँ के गृह क्षेत्र है जिनका, वो केंद्र में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, तो तत्काल इसका संज्ञान लेके उन्होंने तत्काल इसमें कोई तात्कालिक कोई समाधान निकालना चाहिए, जिससे कि यातायात सुचारू और उसके बाद कोई दीर्घकालीन योजना बना के उसका स्थायी समाधान भी करना चाहिए। मसूरी में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में नगर पालिका परिसर में जनता दर्शन और जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 53 शिकायतें हासिल हुई हैं। इन शिकायतों में प्रमुख समस्याएं अतिक्रमण, आवारा पशु, बंदर, पार्किंग, ओवर स्पीडिंग, वृद्धावस्था पेंशन की थी। अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्राप्त शिकायतों का 1 सप्ताह के भीतर निस्तारण किया जाए और स्थिति से अवगत कराया जाए। वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिविर लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अनामिका और साथ ही पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश ठाकुर सहित जल संस्थान, पेयजल, नगर निकाय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोर्ट्स हमारे जॉइंट सर्वेज हुए थे डिपार्टमेंट्स के, तो उस रिकमेंडेशंस के पश्चात ही ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई। इंक्रोचमेंट में ऑलरेडी हमारे जॉइंट कार्रवाई गतिमान है, सिर्फ उसे इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता होती है। वो वन ऑफ इंस्टेंस ना रहकर रेगुलराइज हो, तभी डेटरेंस वैल्यू क्रिएट होता है। तो हमारे विजिट्स का और इंस्पेक्शंस का भी यही पर्पस होता है कि डिपार्टमेंट्स अपने काम ठीक से करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और पब्लिक से हम ग्रीवेंसेस सुन सकें। न सिर्फ मसूरी में हमने ऑलरेडी आप सबसे शेयर किया था कि हमारे जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे सभी सर्विसेज को सुगम बनाना, उनको एक्सेसिबल बनाना और गवर्नेंस में पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ही उद्देश्य होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उसके बाद सुमन बेरी ने डामकोठी में अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में चल रहे कई कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी मिली और बैठक के दौरान उन्होंने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और साथ ही अब ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपाय पर भी जोर दिया। सुमन बेरी ने
आकांक्षी जनपद के विकास के लिए सूचकों की संख्या बढ़ाने और योजनाओं में जरूरी संशोधन करने की बात कही। राज्य के विकास और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी योजनाओं में सुधार की जरूरत पर चर्चा की गई। बैठक में परियोजना निदेशक के एन तिवारी ने गोवर्धन योजना और साथ ही मीठी गंगा कार्यक्रम के उद्देश्यों और उनके सकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी। काशीपुर के गंज रोड स्थित द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयकर विभाग की तरफ से छात्रों के बीच कर टैक्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयकर विभाग ने वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। इनकम टैक्स ऑफिसर सुधीर कुमार ने बताया है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में टैक्स के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। तो जब युवा इस जानकारी को प्राप्त करते हैं तो वे न केवल अपने टैक्स का समय पर भुगतान करते हैं बल्कि वित्तीय रूप से सशक्त नागरिक भी बनते हैं। सेशन था, ऐसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला इस सेशन के द्वारा। इवन हमें काफ़ी सारे टैक्स की चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था, जिसके बारे में सर ने हमें जागरूक किया कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। और इसमें सर ने ये भी बताया कि हम इसको एज अ करियर भी ऑप्ट ले सकते हैं, आगे हमें जाना चाहिए और भी कई सारी चीज़ें हमें इससे सीखने को मिली। गवर्नमेंट का आउटरीच प्रोग्राम है जिसके तहत स्कूल्स, मैनेजमेंट कॉलेज, बिजनेसमैन सारे संस्थाओं के साथ जो है मीटिंग करने का है, जिससे कि टैक्स पेयर के बीच में टैक्स अवेयरनेस के बारे में पता चले। बच्चे जो हैं फ्यूचर के टैक्स पेयर्स हैं, तो ये आज से पहले से ही टैक्स की जानकारी रखें इसके बारे में, ताकि टैक्स पेयर की ग्रीवांसेज कम हो, ये खुद ही कंप्लायंस करें, खुद ही टैक्स के रिटर्न भरें और एडवांस टैक्स की पेमेंट करें। तो इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ये इनिशिएटिव है। इसके तहत हम लोग आज इस स्कूल में, हेरिटेज पब्लिक स्कूल में आए हैं और बच्चों का मार्गदर्शन। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चयनित जरूरतमंदों और साथी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से चेक बांटे गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर स्थित कैंप कार्यालय पर लाभार्थियों को चेक बांटे हैं। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से क्षेत्र के 65 पात्र परिवारों को इलाज और पति की मौत के बाद मदद के तौर पर 4,50,000 रुपए की राशि के चेक बांटे गए हैं। मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्रवासियों से उनकी समस्याओं के हरसंभव निस्तारण की बात कही और ये कहा कि बीजेपी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चौमुखी विकास के लिए कोशिश कर रही है। तो इन क्षेत्रवासियों की समस्याओं के साथ उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश भी लगातार की जा रही है। हमारा प्रयास होता है कि कुछ कमज़ोर परिवारों की बड़े गंभीर संकट होते हैं, किसी के बच्चे की बीमारी का मसला होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सरकारी योजनाएं में बहुत सारी नहीं हो पाती, उन खर्चों को भी उठाने में असमर्थ होते हैं, तो उनका हम चिन्हीकरण करते हैं। कुछ सबसे ज़्यादा मैं ध्यान इस बात का देता हूं कि गरीब परिवारों में बेटियों की शादी का कोई विषय है तो माँ बाप के सामने वो भी एक वो छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी करना मुश्किल होता है। तो बच्चियों की, बेटियों की शादी का जिन गरीब परिवारों में स्थिति होती है उनको मैं प्रयास करता हूं कि कोई ना कोई आर्थिक सहायता उनको दी जाए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।